हे दोस्तों, का फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक्सेलरेटरी साइंस का इंपॉर्टेंट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मेट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस बार मेट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को साइंस का ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि मेट्रिक एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं और आपके भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। डाउट नोट टैब पे होगा आपके सभी मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और सबमिट करो और 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस एंड एडवांस के लेवल तक। तो आज ही डाउनलोड करें डाउट नोट टैब। है दोस्तों, पहला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। मेट्रिक एग्जाम में ये जो सवाल है 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं कि आखिर तारे जो टिमटिमाते हैं इसका क्या कारण हो सकता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे आप कि तारों से निकलने वाली प्रकाश यानी तारों से जो भी प्रकाश निकलती है ना, वो वायुमंडल के विभिन्न घनत्व वाली परतों से होकर जब गुजरती है तो उसकी तीव्रता जो होती है कभी घट जाती है तो कभी बढ़ जाती है। यही कारण है कि तारे टिमटिमाते हुए मालूम पड़ते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए कि तारों से निकलने वाली प्रकाश जब वायुमंडल के विभिन्न घनत्व वाली परतों से होकर गुजरता है तो उसकी तीव्रता कभी बढ़ जाती है तो कभी घट जाती है। यही कारण है कि तारे टिमटिमाते हुए मालूम पड़ते हैं। अगला सवाल है हमारा कि विभव क्या है, इसका SI मात्रक लिखें। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि एकांक धन आवेश के अंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं। दोस्तों, आपसे बता दें कि विभव का SI मात्रक वोल्ट होता है जिसे भी द्वारा निरूपित किया जाता है या भी द्वारा सूचित किया जाता है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि आखिर विभव किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे आप कि एकांक धन आवेश के अंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को ही विभव कहते हैं। इसका सही मात्रक वोल्ट होता है जिसे भी द्वारा सूचित किया जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 में देख पा रहे होंगे, ये भी मेट्रिक एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछा जाता है कि विद्युत ऊर्जा क्या है, इसका SI मात्रक लिखें। क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे आप कि विद्युतीय ऊर्जा कार्य को विद्युत ऊर्जा कहते हैं, यानी विद्युतीय ऊर्जा के कार्य को ही विद्युत ऊर्जा कहते हैं जिसका SI मात्रक जो होता है वो जूल होता है। मेट्रिक एग्जाम के ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं कि विद्युत का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है। तो जूल होता है जिसे क्या चीज़ के द्वारा सूचित किया जाता है, तो जे द्वारा सूचित किया जाता है। तो आप लिखेंगे कि इसका SI मात्रक जूल होता है, किंतु व्यावसायिक जो मात्रक होता है वो किलोवाट घंटा होता है। KWH का मतलब होता है किलोवाट हावर यानी घंटा। एक बार फिर से समझ लीजिए कि विद्युत ऊर्जा क्या है, इसका SI मात्रक क्या होता है। तो विद्युतीय ऊर्जा कार्य को ही विद्युत ऊर्जा कहते हैं। इसका SI मात्रक जूल होता है किंतु व्यावसायिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है। उसके बाद में अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 12 कि बिजली के स्त्री जिसको आयरन बोलते हैं उसका वर्णन करें। यानी बिजली के जो आयरन होता है जिसे कपड़ा आयरन किया जाता है, इसी के बारे में आज से कुछ लाइन लिखना है यहाँ पे। तो क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे आप कि बिजली के स्त्री में उसके दोनों सिरों के बीच एक नाइक्रोम तार की बनी एक कुंडली होती है। इसे लोहा के 2 सतहों के बीच करना चाहता है। जब कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो वह गर्म होकर लोहे को गर्म कर देता है। क्या करता है, नाइक्रोम का जो तार होता है वो गर्म हो जाता है। जब बाहर की बात है, जब नाइक्रोम का जब तार गर्म होगा तो लोहा भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, जिससे कपड़ा पर इस्त्री करने में आसानी होती है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि बिजली का इस्त्री यानी आयरन क्या होता है। क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे आप कि बिजली के इस्त्री में उसके दोनों सिरों के बीच में एक नाइक्रोम तार की बनी कुंडली होती है। ठीक है, नाइक्रोम तार की बनी क्या होती है, तो कुंडली होती है। क्या होता है कि जब उस लोहा के 2 सतहों के बीच में वो करना चाहता है, जब कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है यानी धारा उसमें करंट जोड़ी जाती है ना, तो वह गर्म होकर लोहे को गर्म कर देता है जिससे कपड़े पर इस्त्री करने में आसानी होती है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है कि 1 एम्पियर क्या है। मेट्रिक एग्जाम में ये जो सवाल है ये भी 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं कि 1 एम्पियर क्या है। क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे आप कि जब किसी चालक तार से या जब किसी चालक से 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होती है तो उस चालक से प्रवाहित धारा 1 एम्पियर कहलाती है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि 1 एम्पियर क्या है। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि जब किसी चालक से 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होती है
तो उस चालक से प्रवाहित धारा 1 एम्पियर कहलाती है, अर्थात 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम प्रति 1 सेकेंड होता है। उसके बाद में काफ़ी इंपॉर्टेंट जो सवाल है अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 14 में कि प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो और दिष्ट धारा डायनेमो में अंतर स्पष्ट करें। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो में आर्मेचर की कुंडली या आर्मेचर की कुंडली दो सर्पी सतहों से जुड़े हुए होते हैं, जबकि दिष्ट धारा डायनेमो के आर्मेचर एक विभक्त वलय से जुड़े होते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए कि विद्युत धारा डायनेमो में क्या होता है कि आर्मेचर की जो कुंडली होती है वो सर्पी सतहों से यानी सर्पी वलयों से जुड़ी होती है, जबकि दिष्ट धारा डायनेमो की जो आर्मेचर का एक विभक्त वलय से जुड़ा होता है। दिष्ट धारा का डायनेमो का जो कुंडली होता है, ठीक है, वो विभक्त वलयों से जुड़ा होता है। अगला उसके बाद में अगला रोमन नंबर में लिखेंगे आप कि प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो द्वारा उत्पन्न धारा आवर्त रूप से बदलती हुई दिशा में चलती है, जबकि दिष्ट धारा डायनेमो द्वारा उत्पन्न धारा सीधी दिशा में चलती है। उसके बाद में अगला जो सवाल है हमारा क्वेश्चन 15 कि प्रत्यावर्ती धारा के लाभ बतावें, यानी प्रत्यावर्ती धारा से हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, क्या क्या लाभ मिलते हैं, वहीं यहाँ पे लिख देना है। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि प्रत्यावर्ती धारा के लाभ निम्नलिखित है। पहला जो लाभ लिखेंगे वह लिखेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा द्वारा बड़े बड़े यंत्र चलाए जाते हैं। दूसरा जो लाभ लिखना है वह लिखना है प्रत्यावर्ती धारा के विद्युत वाहक बल को दबाकर दूर तक भेजा जा सकता है। अगला जो लाभ लिखना है वह लिखना है रोमन नंबर 3 में, ठीक है, कि प्रत्यावर्ती धारा अत्यधिक खतरनाक होता है। प्रत्यावर्ती जो धारा होता है ना दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। तो मैट्रिक एग्जाम में इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा के लाभ बतावें। तो यहाँ पे 3 लाभ हम आपसे बता दिए हैं कि प्रत्यावर्ती धारा से क्या होता है कि बड़े बड़े यंत्र चलाए जाते हैं, जितने भी बड़े बड़े मशीन होते हैं वो प्रत्यावर्ती धारा के द्वारा ही चलाए जाते हैं। अगला जो रोमन नंबर 2 में लिखेंगे आप कि प्रत्यावर्ती धारा के विद्युत वाहक बल को दबाकर दूर तक भेजा जा सकता है। रोमन नंबर 3 में लिखेंगे आप कि प्रत्यावर्ती धारा अत्यधिक खतरनाक होता है। उसके बाद में अगला जो सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कि भू संपर्क तार के क्या कार्य है। तो भू संपर्क तार के क्या कार्य हैं, क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि जब किसी कारणवश विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है या विद्युत धारा का प्रवाह बढ़ जाता है तो भू तार के द्वारा जमीन के अंदर चला जाता है, जिससे परिपथ में लगे उपकरण बर्बाद होने से भी बच जाते हैं तथा घरों में आग नहीं लगती है। इसी को हम कहते हैं भू संपर्क तार। दोस्तों क्या होता है, आर्थिन का तार आप समझते ही होंगे। तो आर्थिन के जो तार होता है उसे ही हम कहते हैं भू संपर्क तार। भू का मतलब होता है भूमि, संपर्क का मतलब कनेक्टिंग, यानी भूमि से जो कनेक्ट करके जो तार का उपयोग किया जाता है उसको हम क्या करते हैं, हम लोग अपने भाषा में अर्थिन कहते हैं, जिसको भू संपर्क तार के नाम से जाना जाता है। क्या होता है कि मान लेते कोई भी ऐसा उपकरण है, जैसे मान लेते बोर्ड ही है, बोर्ड में अगर ज़्यादा वोल्टेज आ जाता है, यहाँ पे दिया गया है कि जब किसी कारणवश विद्युत परिपथ यानी विद्युत जो बोर्ड होता है जिसमें बॉल चार्जर ऐसे बोर्ड बनाया जाता है, उसमें विद्युत धारा का मान कभी बढ़ जाता है या कभी घट जाता है, यानी जो करंट होता है वो कभी बढ़ जाता है या कभी घट जाता है ना, तो भू तार के द्वारा ज़मीन के अंदर चला जाता है। जो बाहरी जो ज़्यादा जो करंट रहता है वो भूमि के अंदर चला जाता है, जिससे क्या होता है कि बोर्ड भी नहीं जलता है और उपकरण जो भी रहता है वो बर्बाद होने से भी बच जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो भू संपर्क तार कहते हैं। अगला जो सवाल है मैट्रिक एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं कि लेंज का नियम क्या है। लेंज का नियम क्या होता है, मैट्रिक एग्जाम में भी ये सवाल पूछा जा चुका है, मात्र ये 2 नंबर में पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि जब विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा परिपथ में धारा उत्पन्न होती है तो उसकी दिशा ऐसी होती है जो उस कारण का ही विरोध करती है, उससे वह उत्पन्न होती है, इसे लेंज का नियम कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए कि जब विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा परिपथ में धारा उत्पन्न होती है तो उसकी दिशा ऐसी होती है जो उस कारण का ही विरोध करती है, जिससे वह उत्पन्न होती है, इसे ही क्या कहते हैं, तो इसे ही हम लेंज के नियम कहते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन 18 में दिया गया है कि चुंबक किसे कहते हैं। हे दोस्तों, चुंबक किसे कहते हैं, क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि वैसे पदार्थ जो इस्पात, लोहा और निकेल को अपनी ओर खींचे, यानी वैसा पदार्थ जो लोहा, इस्पात और निकेल, ये 3 ऐसा धातु है जिसे अपनी ओर खींचता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे चुंबक कहते हैं। तो चुंबक की यह खूबी होती है कि यदि उसे धागे से बांधकर लटका दिया जाए तो उसका एक सिरा उत्तर की ओर और दूसरा जो सिरा होता है
वो दक्षिण दिशा की ओर आकर रुक जाती है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि चुंबक किसे कहते हैं। मैट्रिक एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछा जाता है। क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे आप कि वैसे पदार्थ जो इस्पात, लोहा और निकेल को अपनी ओर खींचता है उसे चुंबक कहते हैं। चुंबक की यह खूबी होती है कि यदि उसे धागे से बांधकर लटका दिया जाए तो उसका एक सिरा उत्तर और दूसरा सिरा दक्षिण की दिशा की ओर आकर रुक जाती है। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि अस्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक में अंतर स्पष्ट करें। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि अस्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक में निम्नलिखित अंतर है। रोमन नंबर 1 में लिखेंगे आप कि विद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक है जबकि क्षण चुंबक एक अस्थायी चुंबक है। रोमन नंबर 2 में लिखेंगे आप कि विद्युत चुंबक प्रबल चुंबकीय बल लगा सकता है जबकि अस्थायी चुंबक का आकर्षण बल ही कमजोर होता है। अगला नंबर में आप लिखेंगे कि विद्युत चुंबक की शक्ति फेरों की संख्या पर निर्भर करती है जबकि अस्थायी चुंबक की शक्ति निश्चित रहती है। तो है दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए मैं मुख्य अंसारी, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।